हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ में डिस्कस किया था आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में हम आगे बात करेंगे मैटर वेव्स के बारे में, जिसमें देखेंगे हम डी ब्रॉगली वेव्स इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव हुआ कि पार्टिकल के अंदर भी वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहां पर भी उसको रिकॉल करेंगे। तो और सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कहां से आई, उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। याद होगा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो देखा था कि यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में यह पता चला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर शो होता है लाइट का। लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो अगर वेव, लाइट तो वेव है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, तो वेव अगर पार्टिकल नेचर शो कर सकती है तो यहां पर ये निकल के आया कि क्या पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकते हैं। उसके लिए हाइपोथेसिस दी थी डी ब्रॉगली ने। सर डी ब्रॉगली ने बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी ये वेवलेंथ होती हैं, जिनको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम पता कर सकते हैं जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो वेव के जैसा बिहेव कर सकते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वेव के जैसा बिहेव कर सकते हैं, और पार्टिकल अगर वेव के जैसा बिहेव कर पाएंगे तो यहां पर हमने देखा था लाइट जो कि टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, टाइनी पार्टिकल्स, या फिर इनको हम यहां पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव पल्स, वेव पल्स, वेव पल्स होती है ना ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स से मिलकर के बनी होती है। इसका मतलब यहां पर इसका कैसा नेचर शो होता है, पार्टिकल नेचर शो होता है। इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर शो होता है। तो डी ब्रॉगली सर ने बताया कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सबके अंदर वेवलेंथ होती है, वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। हाँ, वो कुछ कंडीशन पर शो होता है। अगर मान लो उसका वेट हैवी है, हैवी मास है, हैवी मास है, या फिर हम कह सकते हैं स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग है, तो उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है, पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है, पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है। पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होने का मतलब पार्टिकल नेचर उसमें ज्यादा शो होता है, वेव नेचर हमें कम दिखाई देता है। लेकिन अगर वही कहीं लाइट ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, फास्ट मूविंग हो, फास्ट मूविंग हो, तो उसमें वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है, वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो सर डी ब्रॉगली ने बताया था कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सब में वेव नेचर होता है, और उनसे रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है उसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, वो कैसे निकल के आती है, तो दो इक्वेशंस हैं उनसे निकल के आती है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, तो अगर हम इस मास एनर्जी इक्वेशन से देखें तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में mc² लिखा जा सकता है। दूसरा अगर बात करें अकॉर्डिंग टू प्लांक्स प्रिंसिपल, प्लांक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, h इंटू में f लिखा जाता है, HF लिखते हैं ना। और दोनों की दोनों अगर ये वेव की बात कर रहे हैं, यहां पर जो वेव की एनर्जी लिखी गई h इंटू एफ से लिखा गया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा गया, यहां मास के टर्म में लिखा गया। अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर लें तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अब दोनों को इक्वेट करा लो तो यहां से mc² इंटू में hc बाई लैम्डा होगा, तो यहां से m इंटू सी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा निकल के आएगा, होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि m इंटू में c इज इक्वल टू में h बाई लैम्डा होता है।
अब अगर हम यहां पर स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी मैटर के बारे में, मैटर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके स्पीड को हम पार्टिकल के स्पीड से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, m इंटू वी इज इक्वल टू में h बाई लैम्डा लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने डायरेक्टली देखा भी था, याद होगा। तो हम यहां से लिख पाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू में h डिवाइडेड बाई में mv, और mv को क्या लिखा जाता है, दैट इज p। तो ये होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल अगर है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालनी है हमें, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले को अलग अलग केस में जनरलाइज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं ए पॉइंट एफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज के। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी को के लिख लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहां से बोलेंगे के की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है कि नहीं, याद होगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, तो यहां से पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो पी इज इक्वल टू लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2m के। तो यहां से क्या निकल के आएगा, लैम्डा। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं यहां से h डिवाइडेड बाय में p, और p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है रूट ओवर 2m के। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इससे कोई चार्ज पार्टिकल हुआ, सपोज बी पॉइंट एफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज v। अगर पोटेंशियल डिफरेंस v से इसे एक्सेलरेट किया जाएगा तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, तो बताएंगे काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है उसको लिखा जाएगा q इंटू में v से, और हम जानते हैं किसके बराबर होता है, अभी देखा पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होता है। तो अगेन यहां से p की वैल्यू स्क्वायर रूट ओवर 2m, यहां पर क्या हो जाएगा, q इंटू में v आ जाएगी। तो यहां से क्या निकल के आया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में p की वैल्यू है स्क्वायर रूट ओवर 2m q इंटू में v। तो यहां से अगला फार्मूला निकल के आया लैम्डा का। क्या और भी कोई वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं सी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था अभी, ये बी पॉइंट था ना। मतलब अगर जनरल पार्टिकल कोई है, मास दिया गया, स्पीड दे रखी है, मोमेंटम ही डायरेक्ट दिया गया तो ये लगा लेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी दी गई ये लगा लेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल को v से एक्सेलरेट किया जाएगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब सी पॉइंट है एफ डी ब्रॉगली, ऐसे लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां देखो गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में लिखते हैं, याद होगा क्या लिखते हैं, 3/2 kT लिखा जाता है, 3/2 kT। और 3/2 kT को क्या किसके बराबर कर सकते हैं, इसको हम p स्क्वायर बाई 2m के बराबर कर सकते हैं कि नहीं, वेयर स्मॉल k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो देखो यहां 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो स्क्वायर रूट ओवर 2m स्मॉल kT आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या बन रही है, तो यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 2m kT। और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अगर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स तो 2 तो ठीक लग रहा है, 3 था ना, ओ सॉरी यहां 3 था, 3m kT, 3m, एक मिनट,
3m/kT और यहां पर भी आ जाएगा 3m/kT, ये आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 3m को क्या लिखा जा सकता है, m को लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय में अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और यहां पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट को क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही, R/Na से लिख सकते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट है ये। और इनटू में क्या लिखा जाएगा, यहां पर T लिखा जाएगा। तो यहां से फार्मूला क्या बना बता दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू में निकल के आएगा H इंटू में Na डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर क्या बन गया 3mRT लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये जो m है वो क्या है, मोलर मास है, मोलर मास है, ठीक है। किलोग्राम पर मोल में रखना है। ये क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है या सिंपली गैस कांस्टेंट बोल दो। T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और एक इसमें होगा इन केल्विन होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 लिखा जाता है। जितने भी केस बनेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सारे डिस्कस कर दिए। एक बार आओ सारे फार्मूले लिख देते हैं एक साथ। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होगा, H डिवाइडेड बाय में mv, या फिर हम इसको लिखेंगे H डिवाइडेड बाय में P इज इक्वल टू में H डिवाइडेड बाय में रूट ओवर 2mk इज इक्वल टू में H डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर 2mq इंटू में V इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर 3mkt, ठीक है। या इसको हम फाइनली लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाय में H इंटू में Na डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर 3, यहां पर लिख सकते हैं m, यहां पर R इंटू में T। ये हमारे पास फार्मूले निकल के आएंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। कोई भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, सारे के सारे फार्मूले यहां पर लिखे गए हैं। वैल्यूओं को ध्यान से रखना, कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चन यहां से जो भी बनेंगे वो इजी बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं सामने आई, उन सबको यहां से डिस्कस किया जा सकता है। तो ये हो गई डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहां पर ये पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन हो गया। इसको मार्क कर लीजिए, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पता होगा, क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आओ इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन का अप्रोच लेना है। कह रहे हैं कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ देयर स्पीड इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो हम लैम्डा कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्पीड दे रखी है, तो यहां पर अगर हम लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, H डिवाइडेड बाय में m इंटू में V लिखा जाएगा, ठीक है। V दोनों का सेम है तो इसको लिख सकते हैं 6.626, वैसे पूरी वैल्यू रख दो जितनी चाहिए, और यहां पर -34 बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं Me, इलेक्ट्रॉन का 9.1 अप्रॉक्स 10⁻31, और V कितना है 10⁻15 है। ये ऐसा दिया गया। यहां से लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना निकल के आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ये वैल्यू बन जाएगी 6.626 डिवाइडेड बाय में 9.1, जो आया वो लिखा गया है 0.728 इंटू यहां पर जो पार्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, तो -34 + 31 और -15, ये बन जाएगा माइनस का कितना है, एक मिनट, -34 + 31 और माइनस का 15, ये माइनस का 18 बन जाएगा यहां से, ठीक है। ठीक, ये इतना बन गया। तो लैम्डा ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, ये 72 10⁻15 मीटर पर सेकेंड है। 15 मीटर पर सेकेंड, नहीं 15 नहीं है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको मिटा दो, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और अगर 5 होगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से 10,
ये बन गया था -34 माइनस प्लस 13 और ये बन जाएगा -5, तो ये वैल्यू बन जाएगी -8। ठीक है, और अगर ये 8 बन गया तो इसको लिख सकते हैं 72.8 इंटू में 10 टू द पावर -10 बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 72.8 एंगस्ट्रॉम। ये बन जाएगा लैम्डा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया। दूसरा निकालना है हमें, तो दूसरा क्या होगा, दूसरे को ऐसे निकाल सकते हैं, लैम्डा प्रोटॉन के लिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर बन जाएगा -34 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा मास, तो 1.67 रखना चाहो रखो, नहीं तो बस इतना ही रख देते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी। इंटू में यहां क्या लिखना है, तो ये लिखना है 10 टू द पावर 5। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जरा चेक करो, तो ये बन गया 6.262 डिवाइडेड बाय में 1.6, ये वाली वैल्यू मिलेगी 4.14 इंटू में 10 टू द पावर क्या बन जाएगा -34 प्लस 27, ठीक है, और -5, तो ये बन जाएगा -12। ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.0, ठीक है, 414 इंटू में 10 टू द पावर -10 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.0414 एंगस्ट्रॉम के बराबर ये आ जाएगा लैम्डा किसके लिए, पी के लिए। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के चलेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आएंगे। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं, फार्मूले जैसे पढ़े एज इट इज अप्लाई कर देने। ठीक है, एक और अप्लाई करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी या किसकी ज्यादा होगी, तो यहां से लैम्डा अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, H डिवाइडेड बाई यहां पर 2m के, यही तो लिखते हैं। हाँ, इसको इधर ले आओ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं के स्क्वायर रूट के अंदर k इज इक्वल टू में H डिवाइडेड बाई में यहां पर लैम्डा हो जाएगा, चलेगा, और यहां पर 2m हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं जो k होगा, k जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां पर, या स्क्वायर कर दो तो k इज इक्वल टू आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई में लैम्डा स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा 4 और यहां पर बन जाएगा m, नहीं 2 और m बनेगा। ठीक है, 2 और m बन जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा होगा तो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगी कम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कर लेना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अगर इनका रिलेशन जानना चाहते हो तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। नहीं याद है तो याद रख सकते हो, कभी कभी रेशियो पूछा जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। मैटर वेव जो बनी यहां पर, जिनकी वेवलेंथ हम लोगों ने लिखना सीखा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में बात करनी है। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट देखो क्या है, याद होगा जब हम लोगों ने जनरेशन ऑफ ईएम वेव पढ़ा था, बोला था कि जब ऑसिलेट करता है कोई चार्ज पार्टिकल तब ईएम वेव बनती है, वो किसी भी टाइप की ईएम वेव हो। लेकिन यहां पर जो मैटर वेव होती हैं वो पार्टिकल चार्ज है या नहीं चार्ज है इस बात से इंडिपेंडेंट होती हैं। चार्ज है तो भी एसोसिएट करेंगी, नहीं है तो भी करेंगी। तो वही है पहला पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव से डिफरेंट होती है। दिस इज एन ऑब्वियस फैक्ट that matter waves are related to moving particles and independent of the fact whether particle is neutral or charged. लैम्डा क्या निकला, h डिवाइडेड बाई में m, मास और स्पीड है, लैम्डा होगा। यहां पर अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी दे दिया तुमने तो लैम्डा होगा 2m के। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास लैम्डा होगा, वो क्या होगा 2m/v लैम्डा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। दूसरा पॉइंट है मैटर वेव जो होती हैं ट्रेवल्स विद स्पीड मोर देन दैट ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से तेज चल सकती हैं। लाइट की स्पीड से तेज कैसे चल सकती हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा h/mv इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा होता है, और हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। होता है कि नहीं, होता है। बढ़िया है। अब एक बात यहां से देख के बताओ, E इज इक्वल टू में mc² हो गया, यहां लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हो गया, और अगर हम यहां से
बात करें किसकी, तो C इज इक्वल टू में V इंटू में F हो सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं F इंटू में लैम्डा, हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। तो C इज इक्वल टू में F इंटू लैम्डा, F को क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर अगर हम C की वैल्यू पुट कर दें, C की वैल्यू पुट कर दो तो C की वैल्यू निकल के आएगी, या फिर हम इसको भी ऐसे ना पुट करके ऐसे देख लेते हैं, C इज इक्वल टू में F लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू में F इंटू लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा H डिवाइडेड बाई में M इंटू में V आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब अगर यहां से हम वैल्यू निकाल लें M की, तो क्या आएगा, यहां से बनेगा F, ठीक है, यहां से E इज इक्वल टू में क्या आएगा, F इंटू में लैम्डा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर हम इनको सही कर लें तो यहां से वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, वैसे भी रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F, एक मिनट, इस F को लिखो पहले, इस F को लिखा जाए तो F को लिखा जा सकता है E बाई F, नहीं E बाई लैम्डा, क्या होता है, या फिर लिख देते हैं इधर E इज इक्वल टू में F इंटू में लैम्डा, होता है कि नहीं होता है, या फिर एक मिनट, E इज इक्वल टू में H इंटू में F होता है, सॉरी H इंटू F होता है। तो अगर H इंटू F लिखोगे, यहां पर M इंटू C लिखा है, तो यहां से हम F की वैल्यू निकाले तो क्या निकल के आएगी, E बाई H आएगी कि नहीं आएगी, और E की वैल्यू क्या होती है, MC स्क्वायर बाई H आएगा कि नहीं, रख दो यहां पर, तो ये बन गया MC स्क्वायर डिवाइडेड बाई में H बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा H डिवाइडेड बाई में MV। अब देखो इस M से M कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, इस H से इस H को कैंसिल करवा दिया गया, ये C स्क्वायर बाई V आया कि नहीं आया, हाँ आया। तो यहां पर देखो C स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, वैसे वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है C, और उसका स्क्वायर करोगे और डिवाइड करोगे V से, V तो उस ऑर्डर में जाता नहीं है। इसका मतलब है कि यहां से जो स्पीड निकल के आ रही है, ये जो स्पीड निकल के आएगी यहां से, वो क्या होगी, स्पीड यहां पर लिख देते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल जो निकल के आएगी वो C की स्पीड से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी है उसको कोई दिक्कत नहीं इस बात से, ठीक है, क्योंकि वेव की इक्वेशन जो यहां पर निकल के आती, वो वेव स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है, इन ऑर्डिनरी सिचुएशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। कह रहे हैं जो जनरल कंडीशंस होती हैं, जनरली जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उन केस में जो वेवलेंथ देखी जाती है वो काफी छोटी होती है, ठीक है। वेव नेचर ऑफ मैटर कैन बी इग्नोर्ड, जिसमें हम वेव नेचर उसका इग्नोर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 46 ग्राम ऑफ गोल्फ बॉल मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से लैम्डा निकालोगे, आएगा 6.626, पूरा लिख दो चाहे, इंटू 10 टू द पावर -34, और डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, बोलो, डिवाइडेड बाई में आएगा m कितना है 46 ग्राम, तो किलोग्राम में बदल लो, और यहां पर v आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से लैम्डा निकालो, देखो कितना बनेगा, तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा 6.626 डिवाइडेड बाई में 46, जो भी आया उसको 30 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू बनेगी 0.0048, और इनकी पावर को कम करोगे तो बन जाएगा -31। चेक करो, हाँ ठीक है, -31। तो यहां से लैम्डा अगर निकालोगे, इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो 4 बन जाएगा, 34 बन जाएगा। ये हमारे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू, किसमें है ये, मीटर में है। और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदल लें तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 4.8, एंगस्ट्रॉम में कितना लिखा जा सकता है, 10 कम कर दो तो 24 हो जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी छोटी है, और मैटर वेव में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी छोटी होने की वजह से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें वेव नेचर होता है, ये याद रखना, ठीक। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट हो गया। अब आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है, वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग बॉडीज कैन नेवर बी ऑब्जर्व एट अ सेम टाइम। कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका पार्टिकल नेचर, उसका वेव नेचर एक ही साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज द टू नेचर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों के दोनों नेचर जो है वो अलग हैं, डिफरेंट है।
किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर दोनों नेचर एक साथ ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। विच नेचर डोमिनेट्स इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है, विल बी डायरेक्टेड बाय हाउ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर्स विद इट्स डायमेंशंस एंड डायमेंशंस ऑफ व्हाटएवर इट इंटरैक्ट्स विद। कह रहे हैं कि हम इस बात से डिसाइड करेंगे कि उसका वेव नेचर होगा या नहीं होगा। वो पार्टिकल छोटा है, उसका मास कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है, या वो जिससे इंटरैक्ट करने वाला है उसकी डायमेंशन के कंपैरिजन में वेवलेंथ रखता है, तब वो वेव नेचर डोमिनेटिंग करेगा, अदरवाइज पार्टिकल नेचर शो करेगा। ठीक है, अगला क्या है, कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेव, ठीक है, एट एनी पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया, इसका मतलब समझ में आएगा, केमिस्ट्री में लेकर के चलते हैं, उससे समझ आएंगे। वैसे ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, इस बात का मतलब अभी ये समझो। आओ इसको हम यहां पर नहीं, यही बता देते हैं पहले ही। इनका ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सेल पढ़ते हैं हम लोग, सब सेल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो कहते हैं अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को पिक किया जाए, किसी इलेक्ट्रॉन को पिक किया जाए और उसके लिए दो अलग अलग पैरामीटर कैलकुलेट किए जाएं, जैसे एक तो पोजीशन कि किस टाइम वो कहां है, और दूसरा उसका मोमेंटम, ये कैलकुलेट किया जाए, और दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो दोनों को एक साथ प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता। दैट इज हाइगेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। आओ देखते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट है कि जो पार्टिकल है, अभी पढ़ा कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया, हाइपोथेसिस थी, लेकिन उसको अगर प्रूफ करना हो तो उसके प्रूफ के लिए है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये क्या बताता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है कि पार्टिकल जो होते हैं उनके अंदर वेव नेचर होता है। ठीक है, आओ कैसे देखते हैं। इस सेटअप को पहले समझना ध्यान से, इस सेटअप में यहां से समझना शुरू करो। सबसे पहले यहां पर एक फिलामेंट लगाया जाता है, फिलामेंट लगाया जाता है जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते कैसे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें करंट फ्लो करवा के इसके फिलामेंट को हीट किया जाता है, और फिलामेंट को हीट करेंगे, थर्मोनिक एमिशन याद होगा, पहली क्लास में पढ़ा था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो होगी नहीं, तो उसको हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगा करके यहां से यहां तक एक्सेलरेट कराने वाले हैं। ठीक है, एक्सेलरेट करा दिया। अब जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे, और यहां पर ये जो ओपनिंग होती है वो बम्बू टाइप में होती है, मतलब एक छोटा सा, ये पूरा बाहर से पैक्ड होता है, उसमें आगे एक पिन होल रहता है और बाद में एक पिन होल रहता है, ओरिफिस कह सकते हो। वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में निकलेंगे, पूरी बीम निकलेगी। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम चलने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेट होकर के सामने निकल टारगेट के ऊपर जाती है, निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरती है, और यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो ये फाई है इसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना, कंप्लीट थियरी है इसमें और कुछ खास नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन आए, इस निकल टारगेट के ऊपर हिट किए, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके सामने की तरफ जा रहे हैं जहां पर एक डिटेक्टर लगा है, मूवेबल डिटेक्टर लगा है। मतलब क्या है, ये ऐसा डिटेक्टर है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे उनको डिटेक्ट करेगा, और इसके साथ अटैच्ड विद एक्सटर्नल सर्किट विद ए गैल्वेनोमीटर। ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। मतलब क्या है, इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेंगे
उनकी वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराएगा। उस गैल्वेनोमीटर की करंट को पढ़ करके हम अंदाजा लगाएंगे कि इसको आगे पीछे मूव कराने से मतलब क्या है, ये यहां पर रखा गया, इसको हम चाहे इधर मूव कराएं चाहे इधर मूव कराएं, दोनों का मतलब ये है अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड कहीं भी मूव कराया जा सकता है, मतलब स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। इसको जो मूव कराया जाएगा तो मूव कराने के टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगी या इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होगी, ऐसा बोल लें, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होगी हर एक एंगल के ऊपर वो डिफरेंट निकल के आती है। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो चल करके यहां इस डिटेक्टर पर पहुंच रहे हैं, कहीं पर एंगल कुछ होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, वही एंगल बदल दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचते हैं। जैसे मान लो इस समय यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पहुंच रहे हो तो उसके ठीक बगल इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, उसके ठीक बगल इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब हुआ। मतलब ये जो निकल टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाकर के गिर रहे हैं, निकल टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाकर गिर रहे हैं, वो जब दोबारा से स्कैटर होते हैं तो ये मूवेबल डिटेक्टर जो लगा हुआ है, जो गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, उसमें फ्लो होने वाली करंट हमें बताती है किस एंगल पर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। और कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उस केस में जो यहां पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया गया, इसको हम लिखते हैं VA, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक फाइनाइट रेंज में थी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो था वो बिलोंग करता था कहां से, 44 से 65 के बीच में, ये इसके बीच में बिलोंग करता था। और यहां पर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, इस रेंज में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। और जब इस रेंज में एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें अच्छे रिजल्ट्स ये निकल के आए कि जब भी हम इस मूवेबल डिटेक्टर को सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर मूव करवाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा निकल के आती है। दैट मींस वहां पर गैल्वेनोमीटर करंट ज्यादा शो करता है, इसका मतलब वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाकर के हिट करने वाले हैं इस डिटेक्टर को। मतलब हम इसको दो अलग अलग केस में ग्राफ बना के समझ सकते हैं। पहला ग्राफ अगर बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, दो ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं, यहां पर ये फाई है, यहां पर गैल्वेनोमीटर करंट आई होगी, ये होगा फाई और ये होगी गैल्वेनोमीटर करंट आई। दो ग्राफ बनाते हैं और समझना ध्यान से। ये ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया है 65 वोल्ट्स। ठीक है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर 65 वोल्ट दिया गया और इस मूवेबल डिटेक्टर को मूव कराया गया तो स्कैटरिंग एंगल जब 45 डिग्री था, स्कैटरिंग एंगल जब 45 डिग्री था, 45 डिग्री, तो उस केस में यहां पर जो करंट आई वो करंट मैक्सिमम निकल के आई। ठीक है, दूसरा एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम VA की वैल्यू ले लेते हैं 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, तो उस केस में क्या निकल के आया, एक मिनट, ये ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ, एक मिनट, सॉरी, ऐसा मान लो लगभग में ऐसा कुछ है, या फिर इसको हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, ये ऐसा है, यहां पर ये ऐसा आएगा। ये जब 44 वोल्ट लगाया गया तो यहां पर 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल के ऊपर ये ऑब्जर्व किया गया कि वहां पर गैल्वेनोमीटर करंट सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, ये तो हो गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था जिससे ये पता लगा कि गैल्वेनोमीटर करंट स्कैटरिंग एंगल के साथ कैसे बदल रही है। लेकिन इसमें जो रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, आओ देखो। मान लो कि हमने यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ना भेज करके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजा होता। ठीक है, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजते, वो यहां से चलता, एक्सेलरेट होता और निकल पर टारगेट करता, और निकल से टकराने के बाद वो एक डिफरेंट एंगल पर जाता, और वहां पर अगर डिटेक्टर होता तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो होती। अगर उसके अलावा कहीं पर डिटेक्टर होता तो करंट शो नहीं होती। रिपीट करें दोबारा से, अगर यहां से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चला होता, वो यहां से एक्सेलरेट होकर के इस निकल की तरफ बढ़ता, निकल क्रिस्टल की तरफ, और यहां से जब वो
स्कैटर होता तो कुछ पर्टिकुलर एंगल होता है स्कैटरिंग का, वहां जब वो डिटेक्टर होता तभी वो करंट को देखता, या करंट में मतलब कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता और करंट को डिटेक्ट करता। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहां अगर हम मूव कराते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम करंट के साथ कुछ जगहों पर कुछ कम करंट की वैल्यू भी देता है। ये शॉकिंग है। दोबारा सुनो, यहां पर जैसे मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, तो 45 डिग्री के ऊपर हमें करंट मिल रही है, तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 45 पर जा रहा है तो 45 एंगल से ज्यादा या 45 एंगल से कम कर दिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ करंट ऑब्जर्व की गई, डिटेक्ट की गई। इसका सिंपल मतलब ये हुआ एक पार्टिकल है और पार्टिकल एक सिंगल टाइम में दो जगह नहीं हो सकता, लेकिन एक वेव दो जगह हो सकती है। इससे यह पता चला कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो यहां पर जो डिटेक्टर लगा था इसने यह बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं निकिल की तरफ क्यों करवाते हैं, यह भी पूछ सकते हो कि निकिल क्यों लिया गया। तो निकिल जो होते हैं उनके एटम के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। काफी अच्छी होने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। 0.91 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। अब यहां से यहां पर गए तो यहीं पर मूव कर, मतलब डिटेक्टर अगर यहीं होता तो केवल करंट यहां पर देता, लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां हर जगह कैसे हो सकता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। तो क्या हम उस वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। थोड़ी मैथ और थोड़ी फिजिक्स लगा करके हम उसकी वेवलेंथ निकालने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास रेफरेंस लाइन बना लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, निकल क्रिस्टल में ये जो एटम्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। ये ऐसे एटम्स हैं, ये इतनी दूर नहीं होते, फिर भी हम इतने दूर बना रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छे से हो पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इतने पास पास दिखेंगे। अब देखो, मान लेते हैं यहां पर हमने कोई रेडिएशन गिराया, इसके ऊपर, यहां के इसके ऊपर कोई रेडिएशन गिराया, ये रेडिएशन आकर के इसके ऊपर गिरा। अब रेडिएशन अगर इसके ऊपर गिरेगा तो स्कैटर भी होगा, इधर चला जाएगा। और अगर मान लो दूसरा यहां इस सरफेस के इस पॉइंट पर गिरा और यहां से अगर ये इधर की तरफ चला जाएगा तो कुछ ऐसा चला जाएगा। बहुत अच्छा, एक पहली लेयर से उधर चला गया स्कैटर होके, दूसरी लेयर से चला गया। सपोज ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये एंगल थीटा होगा। ये पैरेलल आ रही है, बीम है, तो यहां पर ये थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब एक बात ये बताओ, जैसे हमने कहा कि इस वाले में 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर ने शो की, यहां पर 50 डिग्री पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं और भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो इस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने का क्या मतलब है? तो इस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने का सीधा मतलब यह बनता है कि वहां पर, आई रिपीट, कि वहां पर क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में क्या होगा? यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये डिफ्रैक्ट हो रहा है ना, तो डिफ्रैक्शन का यूज करें। अभी सारे जो भी कंक्लूजन निकल के आएंगे उन सबको लिख देंगे। तो हमने कहा कि यहां पर आकर के कोई रेडिएशन गिरा। रेडिएशन का मतलब क्या है? सिंपली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आकर के गिरे। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा है। तो अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें करवाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम पाथ डिफरेंस निकालें। यहां पर परपेंडिकुलर गिरा दो, इधर यहां पर परपेंडिकुलर गिरा दो, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर गिराओ। और अब बताओ हमें, अगर ये थीटा होगा तो इधर 90 माइनस थीटा होगा, और अगर हम इसको बढ़ा दें तो आई थिंक ये थीटा दिख रहा होगा, ये थीटा होगा। तो बताओ यहां से यहां तक ये दोनों वेव आई, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, इधर से आगे कोई डिफरेंस नहीं, इतना पाथ का डिफरेंस बनेगा। तो ये क्या होगा? ये है सामने इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है दो एटम के बीच में, वो डी है। तो अगर ये डी होगा तो सामने बनेगा डी साइन थीटा।
और अगेन इधर वाला भी बनेगा d sin थीटा। तो यहां पर अगर हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू पूछें तो क्या बताओगे, कहोगे पाथ डिफरेंस डेल्टा x होता है, जो कि यहां पर निकल के आएगा 2d sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अगर ये पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा निकल के आया है तो हम बोल सकते हैं ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो बोलोगे 2d sin थीटा को हम n लैम्डा के बराबर कर देंगे, n लैम्डा के। और हम यहां पर पहले के केस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो बन जाएगा 2, और d की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा साइन थीटा में थीटा क्या होगा ये नहीं पता, तो पता कर लो। ये क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है, जिसको हम फाई लिखते हैं। तो थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा, और प्लस में क्या होगा फाई, और इसको हम बराबर कर देंगे किसके, 180 डिग्री के। मान लो हम ये बात कर रहे हैं 50 पर 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150, या लिख देते हैं पूरा 180 माइनस फाई, और इस फाई को हम लिखने वाले हैं 50 डिग्री, तो ये बन जाएगा 130 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 65 निकल के आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया, और 50 ये कहां था, ये देखो 50 है, ठीक है। ये 50 लिखा गया है तो 50 डिग्री हो गया, तो उसमें 2 थीटा की वैल्यू 65 आ गई। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो इज इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 इंटू में लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा आएगा। अब अगर यहां से लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे आप, तो वैल्यू मिलेगी 1.67 एंगस्ट्रॉम के करीब, 1.65 के करीब, सॉरी 1.65 के करीब मिलेगी ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। कोई दिक्कत नहीं है, 65 की वैल्यू रख सकते हैं। बता देते हैं कितनी होगी साइन 65 की वैल्यू, साइन डिग्री में साइन 65 की वैल्यू लिख लो इधर, साइन 65 की वैल्यू आएगी 0.9036, और सॉल्व करेंगे ये वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात यहां से बतानी है, ये तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई। अब अगर हम लैम्डा निकालना चाहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, क्या यही आता है? अगर यही आएगा तो हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट उसी से निकाल लिया करेंगे। तो एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है वो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, h डिवाइडेड बाई में 2m/v, ठीक है। और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो याद होगा 12.27 डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट v लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है वैल्यू, ठीक है। इन सब चीजों की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए रख दें तो ये आएगा, आपको याद रखना, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो भी निकल सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12.27, और डिवाइडेड बाई में रूट की वैल्यू क्या है, तो रूट की वैल्यू हम कितनी रखने वाले हैं, तो हम बात करते हैं इसे 55 पर, 54 है लगभग, 55 की बात करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा √55। सॉल्व कर दें जरा, 55 की वैल्यू क्या आएगी, 55 ये 7.41 आएगा, तो 12.27 और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 7.41 के करीब वैल्यू बनेगी, 416 भी लिख लो। 12.27 डिवाइडेड बाई में 7.416, ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.66 के करीब जाएगी, 66 एंगस्ट्रॉम के करीब जाने वाली वैल्यू। अब हमें ये देख करके बताओ कि हम लोगों ने इतना बड़ा ये पूरी कैलकुलेशन की, पूरी वेव ऑप्टिक्स लगा दी, यहां पर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सब लगा दिया, और यहां पर डायरेक्ट निकाल लिया, दोनों की वैल्यू अप्रॉक्स सेम आ रही है, लगभग सेम ही है वैल्यू। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम इतने बड़े कैलकुलेशन क्यों करें, डायरेक्ट हम इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, तो पहला कंक्लूजन लिखेंगे यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
proves that electron is behaving like a wave। डिफ्रैक्शन जो हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन का, यह प्रूफ करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बढ़िया है। और इससे बी पॉइंट अगर की बात करें, कंक्लूजन क्या निकला, तो ये बोल सकते हैं पार्टिकल वेव नेचर इज एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। एक मिनट, पार्टिकल कह रहे हैं कि जो वेव नेचर होता है वो पार्टिकल से एसोसिएट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें एक्चुअली ये बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे हल्का पार्टिकल होता है इन जनरल, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो अगर कॉमन यूज होने वाले चार्ज पार्टिकल की बात करें तो उसमें हल्का ये है, और ये पार्टिकल को अगर हम वेव नेचर इसका शो करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर ये क्या कर रहा है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जा रहा है, बेंड हो रहा है, तो यहां पर डिफ्रैक्शन शो हो रहा है। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की। पूरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर वेव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव। और यहां से हम लोगों ने निकल को जब टारगेट किया तो उसकी दो एडजेसेंट लेयर के बीच में हम लोगों ने दो एटम चूज किया, उनसे डिफ्रेक्ट होकर के पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाया और वहां से लैम्डा निकाला, इतना निकल के आया। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लैम्डा निकाला, वो भी निकाला, तो वो लगभग वही आया। इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल हैं उन सब में वेव नेचर भी होता है, लेकिन वो प्रॉम्प्टली दिखाई तब देता है, जनरली वो दिखाई तब देता है जब उनका मास कम हो और उनकी स्पीड ज्यादा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर मास ज्यादा हो गया तो मास जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होगा। रियल लाइफ की बात करें, अगर मान लो आपके सामने से एक ट्रक चला जाए तो आप देखेंगे वो पार्टिकल ही है, लेकिन अगर एक छोटा सा कीट जा रहा हो जो उड़ रहा हो आराम से, आसमान में बड़ी आराम से उड़ रहा हो, बहुत छोटा सा हो, तो उसका वेव नेचर देखना इजी हो जाता है। तो पार्टिकल के मास और उसकी स्पीड पर ये वेव नेचर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से प्रूव हो गया कि लाइट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, और जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सबके अंदर वेव नेचर होता है। दैट मींस पार्टिकल के अंदर भी ड्युअलिटी आ गई, दोनों के दोनों नेचर हो गए, ठीक। आओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे याद होगा, जैसे मान लो हम लाइट बीम आ रही है, लाइट बीम आकर गिर रही है, हम लेंसेज का यूज करते हैं ना, ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं बीम को कंबाइन करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गिराने के लिए। तो वो बीम कंबाइन कब होती है, जब ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ में इंटरैक्ट करती है। ऑप्टिकल एलिमेंट से मेरा मतलब यह है कि लेंस से या मिरर से इंटरैक्ट करती है, उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करवा पाते हैं या फिर डाइवर्स करवा पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनको डेविएट तो कर सकते हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस बेसिस पर हम उनको गिरा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उनसे उन सारी चीजों को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। तो क्या है, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। मतलब डी ब्रॉगली वेव्स जो होती है उसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, डिजाइन टू स्टडी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक वायरस, माइक्रोब्स एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का मतलब होता है ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती है, तो अभी जो बताई 2d sin थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, n लैम्डा, इसको बोला जाता है ब्रेग्स इक्वेशन, ठीक है। एक्सरे जब पढ़ेंगे तो दोबारा से इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो पता होगा। सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ी केमिस्ट्री में तो वहां पर पढ़ाया जाता 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, नहीं भी पता तो अभी पता किया, ठीक है। ये ऐसा होता है। ये 2d sin थीटा कहां से निकल के आता है वो देख लिया, पाथ डिफरेंस से। इसका प्रिंसिपल आखिर क्या है, यूज तो कर लेते हैं कि बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, फील्ड लगा करके डेविएट करवाया जा सकता है। फील्ड के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो लाइट में भी होते हैं, लेकिन फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उनको हम डेविएट नहीं करवा सकते, ठीक है। प्रिंसिपल में लिखना 2 पॉइंट है प्रिंसिपल के, एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट।
ये पॉइंट कहता है लाइक लाइट रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन बीम्स बिहेव एज अ वेव बट विथ मच स्मॉलर वेवलेंथ। कह रहे हैं कि जैसे लाइट के अंदर ये वेव नेचर होता, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर या इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर वेव नेचर होता, लेकिन उनकी वेवलेंथ लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे कम होती है। ठीक है, ये कोई प्रिंसिपल काम करता है इसमें। यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन बीम को हम फोकस कर सकते हैं, जैसे ग्लास लेंसेज का यूज करके हम लाइट को फोकस करते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए इनके प्रिंसिपल। ठीक है, दो प्रिंसिपल होते हैं। थियरी में क्या होगा, थियरी में यह है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन उसको थ्रो किया जाता है, उसको डिविएट किया जाता है, तो उसकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखना, यहां पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यहां पर दो टाइप के होते हैं वैसे, TEM SEM होता है, यहां पर सिंपल बना हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है इलेक्ट्रॉन के एमिशन का सोर्स। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो सामने जाकर के एनोड से एक्सेलरेट होंगे, करते हैं ना, अभी देखा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते इसके अंदर जाएंगे तो वो एक्सेलरेट होंगे, वो एक्सेलरेट होकर के सामने यहां पर मैग्नेटिक लेंसेज के पास जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम बनेगी जब वो एनोड एक्सेलरेटर से बाहर निकलेंगे। यहां पर मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। मैग्नेटिक लेंसेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डाइवर्स करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर होता है इनके अंदर। तो क्या किया इन लोगों ने, पहले इसको यहां पर कन्वर्ट्स कराया, उसके बाद कन्वर्ट्स करके जब इसके ऊपर गिरे तो यहां से क्या किया, इसको कन्वर्ट्स करा करके इस सैंपल पर गिरा दिया। और सैंपल पर जैसे गिरेंगे तो क्या होगा, इस सैंपल से ये यहां से इलेक्ट्रॉन किसी तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, कोई पर्टिकुलर एंगल होगा स्कैटरिंग एंगल, उस पर जा रहे होंगे। सपोज ये स्कैटरिंग एंगल है अल्फा, ठीक है, इस अल्फा स्कैटरिंग एंगल पर जा रहे हैं। तो अगर ये अल्फा स्कैटरिंग एंगल पर जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में अगर कोई डिटेक्टर लगा दिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा जा सकता है कि हाँ ये इनकी वेवलेंथ क्या है, कितने से आ रहे हैं, किस तरह से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी बातें यहां से पता लग सकती हैं। ठीक है, फिर इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जो अभी हम लोगों ने यहां पर डायरेक्ट यूज किया ना, ये फार्मूला यहां पर, ये जो फार्मूला है 1.2.7, ये डायरेक्ट जो यूज किया वो यहां पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इधर v स्पीड से चलाना चाहते हैं, लेकिन इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं v से इसे एक्सेलरेट किया गया। या फिर ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, बहुत अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझो। मान लो हमारे पास ये दो लाइनें बनी हैं, इनके बीच में हमने फील्ड लगाया हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इलेक्ट्रॉन यहां है और इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज v, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहां से यहां चलना शुरू करेगा। तो ये देखो यहां पर हमने कहा ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना दिया गया, v है। तो यहां से बोल सकते हैं, यहां से यहां जब चलेगा तो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे बाद की काइनेटिक एनर्जी, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू में V, तो ये हो जाएगी, पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो बताओ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया कि नहीं आया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया तो हम इसको बोल सकते हैं EV आ गया। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में p² डिवाइडेड बाई में 2m, आई थिंक याद होगा, अभी डिस्कस किया। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू निकल के आएगी √2m ke या 2m q v, ये आ जाएगा। और यहां से हम अगर लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी h डिवाइडेड बाई √2m e इंटू में v आएगा। अब वैल्यू रख देते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई में यहां क्या बन जाएगा, तो यहां बनेगा 2 इंटू 9.1 इंटू में आ जाएगा 10⁻31 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू में क्या बनेगा, इंटू में बन जाएगा यहां पर v। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं और रिजल्ट देख लो क्या वही आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखा 6.626, पहले इनको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6, ये वैल्यू बनेगी 29.12। तो 29.12 का स्क्वायर रूट लेंगे 5.39 आएगा, तो ये बन जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई में यहां पर क्या बोला 5.396 इंटू में
पावर क्या बनने वाली है, तो ये बन जाएगा -31 और -19 ये बनेगा -50, तो ये बन जाएगा -25। सॉल्व कर दो तो 6.626 डिवाइडेड बाय में 5.396 1 पॉइंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यही लिख देते हैं 1.227 और यहां पर ठीक है ना, हाँ ठीक है, इनटू में पार्ट्स क्या बनेंगी, तो ये देखो बन जाएगा 25, यहां पर बन जाएगा 5 9, तो इसको हम लिख सकते हैं -9 और इसको अगर हम 10 करना चाहें तो ये बन जाएगा 12.27, तो ये बन जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय में v तो था ही ना, यहां पर रूट में v है तो यहां पर v रह जाएगा और ये आ जाएगी वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और ये क्या है लैम्डा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रहेगा, तो ये फार्मूला यहां से निकल के आता है। वैसे भी अगर नहीं भी फार्मूला याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगी, इस बात का ध्यान रखना। किसके किसके लिए याद करना, तो होमवर्क सुन लो। इलेक्ट्रॉन के लिए बता दिया, आप प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे, न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद ही निकालना है इसे। आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल को अगर 200 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिखी जाएगी, तो बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू में h डिवाइडेड बाय में 2m/v। कोई दिक्कत नहीं है। 6.626 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट के अंदर 2m का क्या होगा, तो 6.6 रख लो अप्रॉक्स, इंटू में 10 to the power कितना हो जाएगा, -27 होगा। 4 टाइम्स होता है ना मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और क्यों होता है कितना, 3.2 इंटू 10 to the power -19 और इंटू में आ जाएगा यहां पर v कितना है, 200 वोल्ट। सॉल्व कर दो इसी को, यहां से लैम्डा मिल जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 इंटू में 6.6 इंटू में 3.2 इंटू में बन जाएगा 200, ये बनेगा 8448, ये बनेगा 91, तो 6.626 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय में 91.91 इंटू में 10 to the power क्या बन जाएंगी, तो -27 -19 ये बनेगा 46, तो -23 बन जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना, डिवाइड कर दो 6.626 डिवाइडेड बाय में 91.91, ये वैल्यू आ जाएगी 0.072 इंटू 10 to the power 7 इधर बनेगा, यहां पर बन जाएगा -11, और -11 को अगर हम ऐसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं 0.72 इंटू में 10 to the power -10 बन जाएगा। और इसको सही कर लें, नहीं राइट साइड में शिफ्ट किया है ना, तो राइट साइड में शिफ्ट किया तो इसको और इधर बढ़ा के लिख लो, तो ये बन जाएगा 0.0072 इंटू 10 to the power -10 दैट इज इक्वल टू 0.0072 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो 0.072 के करीब जा रही वैल्यू, तो इस तरह से निकाल सकता है। बढ़िया लगा होगा। अगला दिया गया है, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन and helium which are at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो फार्मूला पढ़ा है लैम्डा, सही से लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय में 3m, यहां पर क्या होता है kT। सही है, हाँ बढ़िया है। अब बोल रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है कितना होगा, तो रेशियो बताने के लिए हम लिख देते हैं लैम्डा। कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है H2 मॉलिक्यूल, और कौन सा है हीलियम He। ठीक है, हीलियम लिख दिया जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो H से H तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। इसको लिख दिया जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में मास 3mkt। ठीक है, 3mkt लिख देंगे यहां पर। m किसका होगा, H2 का, और यहां पर आ जाएगा kT के तो कैंसिल हो गया ना, अब यहां पर T हो जाएगा H2 वाले का, और इधर हम अगर लिखेंगे तो उधर लिखा जाएगा m
HE का और THE का लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो। तो पूछा है इन्हीं दोनों का रेशियो, तो MHE का क्या मतलब है बताओ? तो MHE का मतलब है 4, अप्रॉक्स 4, कुछ नहीं दिया तो 4। और यहां पर टेम्परेचर कितना दिया गया है हीलियम का? हीलियम का दिया गया देखो 300 होता है 27 पर, 300 होता है, तो 300 हो गया 400 हो जाएगा, तो यहां पर 400 है और यहां पर कितना आएगा H2, तो 2 आएगा। बदला क्यों नहीं -3 से? तो -3 से इसलिए नहीं बदला, दोनों सेम है, कट जाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। और इनटू में H2 के लिए रखोगे तो 300 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखना ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रूट में दोनों है ना। अब क्या बनेगा? 4 4 का 4 बाहर आ गया, 3 2 6, तो 6 अंदर रह गया। बढ़िया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 4 को 4 लिख दिया जाओ, ठीक है। यहां पर 3 लिख सकते हैं, √3 इनटू में क्या लिख सकते हैं? √2। इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू में √2, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूट से इस √2 को काट दो, ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय में √3, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 8/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कर सकते हैं, बढ़िया है, क्वेश्चन बनेंगे यहां से। आगे आओ बात कर लेते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज्यादा बात नहीं करेंगे डिटेल में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहां बस थोड़ी सी बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद एन मूविंग पार्टिकल। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट होती हैं। ऐसा नहीं कि उनकी स्पीड 0 कर दो, स्पीड अगर 0 कर दोगे वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चार्ज मूव करना चाहिए। शुड बी रिगार्डेड एज द वेव पैकेट, ठीक है। ये जो वेवलेंथ इनमें एसोसिएट होती है उसके लिए हम पार्टिकल को वेव पैकेट मानते हैं, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूअस वेव। कंटिन्यूअस वेव नहीं मानते, वेव का पैकेट मानते। जैसे यहां पर देखो, एक वेव नहीं, वेव का पैकेट दिखाया गया। वेव पैकेट इज अ लोकलाइज्ड बीम कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक फिक्स रेंज की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ना होकर के रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहां पर दी गई, ठीक है। फिर क्या है? द मैटर वेव पिक्चर गिवन बाय डी ब्रॉगली एलिजेंटली इनकॉर्पोरेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी यहां पर पार्टिकल्स रहेंगे उनकी हम पोजीशन और उनका अगर मोमेंटम दोनों को एक साइमल्टेनियसली किसी एक ही टाइम पर ऑब्जर्व करने लगे हम, तो उस समय पर कह रहे हैं डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है पार्टिकल से, उस केस में दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। मतलब पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। उसी को देखो लिखा गया, इट इज नॉट पॉसिबल to measure both the position and momentum of a subatomic particles at a same time exactly। कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टिकल के लिए अगर वेवलेंथ दी गई है और उसके लिए हम निकालना चाह रहे हो कि हम उसकी पोजीशन भी बता दें, उसका मोमेंटम भी बता दें, तो दोनों को एक साथ बता पाना नामुमकिन है, नहीं बता सकते। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स। अगर मान लो पोजीशन डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी आ रही है और पोजीशन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा पी है, इज नेवर लेस देन h/4π। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सिंपली कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइडेड बाई में 4π होता है। ये है, कह रहे हैं इससे कम नहीं होता, इससे ज्यादा या इसके बराबर रहता है। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पार्टिकल। और ये क्या है? तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
अगर इसको थोड़ा बदल लिया जाए तो बदलोगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स तो ठीक लग रहा है, ये डेल्टा पी ठीक नहीं लग रहा, तो एम इंटू डेल्टा वी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से भी बताया जा सकता है। मोमेंटम कह सकते हो, और लगा के लिखना चाहो तो कह सकते हैं इन वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ा होगा, यहां पर जस्ट आइडिया था कि अगर हम किसी पार्टिकल को एज अ वेव माने तो अगर उसका हम पोजीशन निकालना चाहें तो पोजीशन अगर निकालने लगते हैं तो पोजीशन और मोमेंटम का ठीक ठीक हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वहां होंगे वो। अगर एक को ठीक निकालेंगे दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे को ठीक निकालेंगे तो पहला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। एक बात यहां पर नोट कर लो, it must be noted that uncertainties in x and p are not due to imperfections in the apparatus। कह रहे हैं कि जो यहां पर डेल्टा x मतलब क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही है, ये जो हम अपरेटस यूज कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए या स्पीड मेजर करने के लिए, उनकी कमी की वजह से नहीं है। In fact, they are due to the fact that quantities involved आर नॉट प्रिसाइज। यहां पर जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं वो प्रिसाइज नहीं है, उनको हम प्रिसाइजली एक साथ मेजर नहीं कर सकते। पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, यथार्थता किस हद तक हम उनको मापा जा सकता है, लेकिन दोनों को यहां पर प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता है एक ही साथ। इसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह से काम करता है। एक क्वेश्चन करके देख लें, आओ। अप्लाइंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कह रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ, कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन रीजन ऑफ लेंथ दिस। बढ़िया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो रीजन दिया गया है एल, एल का मतलब ये डेल्टा एक्स ही तो है, कितना दिया गया है 0.2 नैनोमीटर, मतलब -9 मीटर कर दो इसे, ये डेल्टा एक्स दिया गया है, या ऐसे लिखा रहने दो। कह रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन अ रीजन, रीजन ये होगा REZION रीजन, ठीक, ऑफ लेंथ दिस। तो पहले फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई में एम, यहां पर 4 पाई, यही तो होता है, हाँ ठीक है। अब p की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या होता है, p²/2m होता है कि नहीं, हाँ होता है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, हाफ m v² से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे। अब अगर हम इसको काट दें, इससे काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना इनको, हाँ तो हम इसको हाफ mv² के बराबर क्यों रखें, डायरेक्ट कर लो ये ऐसा। यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 2m के, अभी देखा हम लोगों ने, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू में ये 2m तो यहां पर रहेगा ही, साथ में यहां पर लिख सकते हैं 2m के, इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइडेड बाई में 4 पाई लिखा जाएगा। मतलब p की वैल्यू यहां से इस तरह से निकल के आई, वहां लैम्डा लिखा नहीं था, h डिवाइडेड बाई में 2m, यहां पर क्या लिखा गया था k और इसका स्क्वायर रूट। अब अगर यहां से k की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी देख के बताओ, यहां से बन जाएगा k इज इक्वल टू में, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां बन जाएगा h² डिवाइडेड बाई में, यहां पर बन जाएगा 16 पाई² इंटू में क्या बन जाएगा यहां पर 2m इंटू में डेल्टा x का स्क्वायर बन जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू हमें दे रखी है, सब जितनी भी वैल्यू सब दे रखी हैं, ये होता है 6.626 इंटू 10⁻34, यहां पर m हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, डेल्टा x की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2 इंटू 10⁻10, ठीक है। और यहां से k की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो k मिनिमम का मतलब क्या है, इज इक्वल टू, यही तो होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट 2.5 इंटू 10⁻5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी ये वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, जूल में आएगी तो उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करा देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहां चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो पाई² की वैल्यू आएगी उसको अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हो, पाई² की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है।
तो आई थिंक समझ में आ गई होगी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो चल रही थी, डुअल नेचर ऑफ मैटर का जो डुअल नेचर था, वो सारी चीजें यहां से समझ में आई होंगी। यहां पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाती है। यहां पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देख लिया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, क्वेश्चंस बने हैं यहां से। रेडिएशन प्रेशर हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, वो भी याद रखना, वहां से भी क्वेश्चन बने हैं अच्छे। इनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी यहां पर जिन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है वो याद रखना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन बताई है, वो याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव ये भी देख लिया है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि बताता है कि पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है, एक्सपेरिमेंट है उसका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात किया। अगली क्लास में हम इनके जितने क्वेश्चंस होंगे, रेलेवेंट होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, उनको हम करवा देंगे एडवांस में जो पूछे गए हैं। मेन के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे।